हैं। तो बात क्या है, हाँ सेल पोटेंशियल क्या है, सेल पोटेंशियल क्या है, क्लियर हुआ सबको? वंशिता क्या है सेल पोटेंशियल? व्हाट इज सेल पोटेंशियल? डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स, यानी आप सीधे सीधे बोल सकते हो एनोड और कैथोड के बीच में जो भी पोटेंशियल होगा डिफरेंस, वो है एनोड और कैथोड के बीच में, उसको सेल पोटेंशियल बोलते हैं। फिर बेटा एक टर्म और आता है यहाँ पर, ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ किसको बोलते हैं? तो बताओ बेटा किसका कंसेप्ट क्लियर हुआ कि ईएमएफ और सेल पोटेंशियल के बारे में? कई बार मैंने क्लास में भी कराया है। कौन बता सकता है कि सर ईएमएफ तब बोलेंगे और सेल वोल्टेज सेल पोटेंशियल तब बोलेंगे? क्या डिफरेंस है दोनों में? डिफरेंस है या नहीं? यस बताओ क्या डिफरेंस है, कोई तो बताओ मुझे। दो दो तीन तीन बार कराया मैंने इसको, कई बार। रिकॉर्डिंग जाके देखो तुम लोग, तुम लोगों का क्या होगा, अब तो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, जाके देखो कितनी बार बताया ईएमएफ की डेफिनेशन को। अच्छा ये बताओ मुझे, आपको जब मैं गैल्वेनिक सेल करा रहा था तो बेटा उसमें मैंने एक एक्सटर्नल डायग्राम कराया था, देखो 3 केसेस बताए थे उसके अंदर। एक बाहर की बैटरी लगाते हैं यहाँ पर ऊपर, देखो यहाँ पर ऊपर एक बैटरी लगाई मैंने, ये तो आई थिंक याद होना चाहिए आप लोगों को, बहुत अच्छी से याद कराया था, सब भूलते चले जा रहे थे, बिल्कुल नहीं पढ़ते, बिल्कुल भी कोई रिवीजन नहीं करता, बस उठ के क्लास में आ जाते हो तो बहुत बड़ा एहसान हो रहा है। क्लास में बेटा उठ के आते हो बस आप लोग, किसी को याद नहीं रहता कुछ भी। ये बैटरी बताना, अगर ये बैटरी लगाएंगे तो क्या होगा बताओ जरा। अगर मैंने यहाँ पर EEXT लगाया है तो 3 कंडीशंस आती है बेटा। अगर मैं EEXT की वैल्यू को 1.1 वोल्ट से रखूं कम, याद आ रहा है वो जो गैलिलियन सेल के केस में, ये देखो ये कंडीशन थी, EEXT इज लेस देन 1.1 वोल्ट और EEXT इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट, और तीसरी कंडीशन थी EEXT इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट। मैं तो ये कहता हूं पूरी पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेटा निचोड़ है ये 3 केस पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का निचोड़ है, बिल्कुल ऐसे सब कुछ यही है। इन 3 केस को जो समझ गया उसके लिए गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल सब कुछ क्लियर है, सब कुछ यहां पर क्लियर हो जाएगा। तो बेटा फर्स्ट केस अगर देखेंगे, ये 1.1 वोल्ट क्या है पहले तो ये बताओ आप लोगों में से कोई भी। मानसी क्या है ये बेटा 1.1 वोल्ट क्या है? एक डैनियल सेल के केस में 1.1 वोल्ट क्या होता है, सोच के बताओ। किसी को भी याद नहीं, ये एक्चुअल में है क्या? अरे ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये सेल पोटेंशियल है, ये क्या है ये? हाँ सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल है ये, गुड। और सेल पोटेंशियल में भी ये ईएमएफ भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। ईएमएफ क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है। सर ये जिंक की वैल्यू लिए थे ना? किसकी बेटा? जिंक की। ओहो जिंक की नहीं है ये पूरा नहीं सेल जिंक का। का हाँ जिंक की। हाँ वही वाला सेल है, डैनियल सेल के लिए बेटा, डैनियल सेल के लिए 1.1 वोल्ट क्या होता है उसका, ई सेल की वैल्यू होती है, ई सेल की वैल्यू होती है, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल ऑफ डैनियल सेल कैसे निकालेंगे? ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई एनोड, ई नॉट लगा दो। इस नॉट का मतलब क्या है मानसी? इस नॉट का मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ पर नॉट लगा रहा हूँ, ई नॉट ऊपर जो लगाया है मैंने सिंबल, इसका मतलब क्या होता है, और इसको नहीं लगाए तो क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, याद है किसी को? नॉट का मतलब बेटा क्या है? अभी अभी बताया आपको, स्टैंडर्ड। ई नॉट लगा दिया तो मतलब कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है। ये ई नॉट सेल का मतलब बेटा क्या है? इट इज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। और इसको क्या बोलोगे? ई नॉट कैथोड का मतलब क्या है? यहां पर भी नॉट है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हाँ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, और उधर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। या चलो उसको भी अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा, वो रिडक्शन ऑक्सीडेशन में डिफरेंस जो होता है। उससे पहले बेटा आप लोगों को ये कंडीशन समझानी है। एक बार बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, इन 3 कंडीशंस को एक बार रिवाइज करते हैं, फिर मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या था। पहली कंडीशन आप याद करो, अगर 1.1 वोल्टेज से कम रखते हैं, और 1.1 वोल्टेज बेटा क्या है एक्चुअल में?
इस पूरे सेल का सेल पोटेंशियल है। जो डैनियल सेल के केस में जिंक और कॉपर की जो इलेक्ट्रोड्स बेटा लेते हैं, उसमें अगर हम ई नॉट सेल निकालेंगे तो अपनी वैल्यू कितनी आएगी? 1.1। ठीक है। अब अगर आपने एक बैटरी लगाई, यहां पर बेटा ऊपर बैटरी लगाई, इस बैटरी का अगर पोटेंशियल आपने 1.1 से कम रखा तो दीपेश क्या होगा? कोई भी बता दो मुझे, कोई भी, कि क्या कंडीशन होगी अगर सर आप लेफ्ट। इलेक्ट्रॉन जेडन से निकलेंगे और सीयू तरफ जाएंगे और उसका उल्टा इलेक्ट्रिक सर्किट होगा। बिल्कुल करंट फ्लो करेगा, बिल्कुल ठीक है बेटा, गुड। तो मतलब कि ऐसा भी बोल सकते हैं बेटा, अगर जब तक आप इसको 1.1 वोल्ट से कम रखते हो बैटरी के वोल्टेज को, तब तक सेल की फंक्शनिंग पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा प्रथमेश। ठीक है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे सेल काम कर रहा था, मतलब करंट फ्लो प्रोड्यूस कर रहा था, वैसे ही वो करता रहेगा। ये बताया था मैंने। करंट की डायरेक्शन बेटा यही रहेगी, यानी यहां से यहां, कैथोड से एनोड करंट फ्लो करता रहेगा। ठीक है। अगर बिल्कुल बराबर हो जाए 1.1 वोल्ट के, तब क्या होगा? अगर बिल्कुल जाएगा, रुक जाएगा, क्या रुक जाएगा? करंट का फ्लो होगा। गुड, वेरी गुड। अब आप लोग ऐसे जवाब दिया करो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। 1.1 वोल्ट के बेटा बराबर होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, और सेल भी काम करना क्या कर देगा? बंद कर देगा। बंद मतलब कर देगा। हाँ, तो सेल पे मतलब बेटा रिएक्शंस नहीं होंगे। इसका मतलब एनोड पर रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और कैथोड पर रिडक्शन बंद हो जाएगा। इसी टाइम पर बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात, जैसे ही करंट की वैल्यू आपकी जीरो हो गई, करंट फ्लो होना बंद हो गया, इसी टाइम पर सेल पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम होगी। क्या होगी प्राची? मैक्सिमम होगी सेल पोटेंशियल की वैल्यू, और उसी को बोलते हैं ईएमएफ, ईएमएफ ऑफ द सेल। इसी कंडीशन पर जो ईएमएफ वर्ड जो है, व्हाट इज ईएमएफ ऑफ द सेल? तो ईएमएफ बेटा क्या है? इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल। ठीक है, और इट हैपेंस ओनली व्हेन द करंट इन द सेल बिकम्स जीरो। करंट फ्लो जो है वो जीरो हो जाए। और करंट फ्लो होना जीरो कब हो गया? जब आपने एक बाहर की बैटरी लगाई 1.1 वोल्ट के बराबर, यानी सेल पोटेंशियल के बराबर। अभी जीरो क्यों हुआ? अगर थोड़ा सा और एनालाइज करो तो बेटा ऐसे समझो यश, जो बैटरी आप लगा रहे हो बेटा, वो 1.1 वोल्ट की लगाई आपने। सेल का अपना खुद का पोटेंशियल था, सेल का अपना खुद का पोटेंशियल था 1.1 वोल्ट। आपने ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा फोर्स लगा, मतलब 1.1 वोल्ट बेटा इधर लग रहा है और 1.1 वोल्ट इधर लग रहा है। तो ऐसे समझो ये भी एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, मतलब वोल्टेज भी बेटा एक तरह का फोर्स ही लगा रहा है, एक्सर्ट कर रहा है दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में। तो एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर बिल्कुल इक्वल है, ऐसे बिल्कुल इक्वल हो गए, तो इसीलिए आप देखोगे करंट फ्लो बेटा क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है और रिएक्शंस रुक जाते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कंडीशन पर क्या याद रखना है आपको? इस कंडीशन पर ये याद रखना है कि ईएमएफ होता है, सेल के जो ईएमएफ की वैल्यू है वो कब आती है बेटा? जब I इज इक्वल टू जीरो होता है। क्या होता है प्रथमेश? I इज इक्वल टू जीरो। ये बात मैं छोटी छोटी चीजों को बार बार इसलिए दोहराता हूं बेटा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा और ये छोटी छोटी चीजें बच्चे भूल जाते हैं कि ईएमएफ क्या है, सेल पोटेंशियल क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड। अब बताओ मुझे, अब आप लोगों को सेल पोटेंशियल और ईएमएफ के बारे में थोड़ा सा क्लियर हुआ? बेटा सेल पोटेंशियल की वैल्यू देखो, एक चीज और समझाता हूं आपको। बेसिकली क्या होता है, सेल पोटेंशियल तो बेटा कम ज्यादा हो सकता है। जैसे मान लो आपने एक गैल्वेनिक सेल लिया है ना, डैनियल सेल लिए, कॉपर और जिंक के इलेक्ट्रोड्स। अब ये बताओ मुझे, धीरे धीरे तो रिएक्शन स्टार्ट होगा। यस, ऐसा तो है नहीं स्टार्टिंग में एकदम से जिंक Zn2+ में कन्वर्ट होगा। धीरे धीरे उसकी कंसंट्रेशन, जिंक आयन की कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ेगी, धीरे धीरे इंक्रीज करेगी। और राइट साइड पर देखोगे कि तो कॉपर की जो डिपोजिशन है वंशिता धीरे धीरे डिपोजिट करना शुरू करेगा। तो धीरे धीरे करके बेटा मैं ये भी बोल सकता हूं, सुनना मेरी बात, धीरे धीरे ये भी हो रहा है कि सेल पोटेंशियल की वैल्यू धीरे धीरे करके इंक्रीज कर रही है कुलजीत, धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रही है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब सेल पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, और उस वक्त पर बेटा क्या होगा, कोई करंट सर्किट के अंदर फ्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है, और उसी को बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, अब क्या है, अब कई बार क्या होता है बेटा, हम लोग जैसे पढ़ते हैं तो कई बार हम बोलते हैं यश कि सेल पोटेंशियल
सेल पोटेंशियल बोल देते हैं। तो एक्चुअल में सेल पोटेंशियल हम ईएमएफ की ही बात कर रहे होते हैं, समझे? एक्चुअल में सेल पोटेंशियल जब हम बोलेंगे, जैसे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बोलेंगे, तो उसको जनरली हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को ही ईएमएफ भी बोलते हैं और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी बोलते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग के स्टेज को हम नहीं देखेंगे, जैसे कोई रिएक्शंस हो रहा है तो 10% 20% उस बात की बात हम करते ही नहीं है। तो इसलिए आप देखते हो जो हम सीरीज पढ़ेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे, तो वो भी स्टैंडर्ड की बात करते हैं, तो उसमें ऐसे लिखा रहता है। चलो, तो अब एक बार और बेटा एक चीज समझ लो, सेल पोटेंशियल आपको आ गया, ईएमएफ आ गया, इसके बाद एक चीज समझ लो, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर आते हैं। अच्छा, अब बेटा सुनो, यहां पर जो ये रिएक्शन मैंने ये लिखा है, ई सेल की वैल्यू हम निकालते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड। एक्चुअल में बच्चों यहां पर जैसे मैंने बोला कि राइट साइड पर रिडक्शन पोटेंशियल है, लेफ्ट साइड पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, लेकिन आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग, यानी जो केमिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, उसमें बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जो हम कैलकुलेट करते हैं, वो हम हमेशा बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल को हम लिखेंगे। मतलब इस फॉर्मूले के अंदर एक्चुअल में जो मैंने ई कैथोड माइनस ई एनोड लिखा है, तो एक्चुअल में बेटा ये क्या है, जैसे मान लो अगर कैथोड कॉपर से बना हुआ है, कैथोड कॉपर से बना हुआ है और ये जिंक से बना हुआ है कि नहीं? तो बेसिकली कॉपर का जो बेटा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ये ई नॉट कैथोड बेटा मतलब क्या है, एक्चुअल में बेटा ये क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, दैट इज किस मेटल से बना है वो, कॉपर का है। तो ये वैल्यू लिखेंगे, इसलिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर लेंगे और उसमें से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है कि नहीं? तो हम बेटा यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल को यूज करते हैं, और मैं आपको समझाता हूं, देखो कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये कई बार बच्चों को लगता है कि सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ये क्या है चीजें। देखो मेरी बात सुनो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस बिल्कुल ऐसे हैं जैसे एक प्लस और एक माइनस, अपोजिट है जस्ट, ठीक है? तो अगर बेटा आप रिडक्शन प्रोसेस को बोलोगे, अगर मैं बोल रहा हूं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है किसी चीज का, सुनना, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताओ कॉपर का, तो आप क्या करोगे बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल जो है ना, उसके साइन को बस चेंज कर दोगे। जैसे मान लो सपोज अगर आपको मैं कहूं कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, एसआरपी ऑफ कॉपर, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट। देखना ध्यान से सुनना, ठीक है बेटा, ये वैल्यू होती है एसआरपी ऑफ कॉपर की, 0.34 वोल्ट होती है। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ मुझे इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा कॉपर का, तो वो बेटा क्या हो जाएगा, जैसे बार बार बोल रहा हूं ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो बस साइन चेंज करना है आपको, तो यानी -0.34 वोल्ट ये हो जाएगा। समझे मेरी बात? इसी तरीके से अगर मैं आपको दूसरा केस बताता हूं, देखो दूसरा, अब मान लो जिंक की बात करो, अगर जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मान लो हम कैलकुलेट करके निकालते हैं, तो इसकी वैल्यू आती है -0.76 वोल्ट। क्या आती है बेटा? -0.76 वोल्ट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक कितना हो जाएगा, माइनस का प्लस कर दो, यहां -0.76 को क्या कर दोगे, 0.76 कर दोगे। अब मैं ये चीज क्यों बता रहा हूं, ये चीज मैं बेटा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि शायद मैंने पहले भी ये एक बार कराया था, पहले भी जब पढ़ाते वक्त बताया था। कई बार बेटा न्यूमेरिकल्स में क्या आएगा, आपको ई सेल निकालना होगा, ई नॉट सेल निकालना है, और वहां पर बेटा आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए होंगे, ठीक है बेटा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दी होगी, दोनों की भी दे सकता है और एक मेटल की भी दे सकता है। और अगर वहां पर अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो आप कैसे ई नॉट सेल निकालोगे, फॉर्मूला तो आपके पास बेटा ये है, ई कैथोड में से ई एनोड को माइनस कर दो। लेकिन ये फॉर्मूला बेटा तभी वैलिड है, सुने ध्यान से, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब दोनों क्वांटिटी एसआरपी में हो, दोनों बेटा क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए, है कि नहीं? तो अगर आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जगह अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, एसओपी दे रखा है, तो फिर क्या करेंगे, पहले उसका साइन चेंज करके उसको एसआरपी में कन्वर्ट करेंगे। देखो ऊपर, जैसे सपोज अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एसओपी दे रखा है, तो पहले उसको एसआरपी में कन्वर्ट कर दो और उसको फिर यहां पर पुट करो वैल्यूज को, ठीक है? यस।
अभी ये बात भी बहुत कम लोगों को समझ में आई होगी। पता है क्यों? क्योंकि ये बात पहले भी डिस्कस करी थी, तब भी नहीं समझ में आई होगी और अभी भी नहीं आएगी। या आ गई सबको? दर्शन, आई मेरी बात समझ में? मैंने क्या बोला अभी? अगर क्वेश्चन में आपको ऐसे लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखे हैं कॉपर के और जिंक के, सुनना, कॉपर और जिंक के बेटा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखे हैं, तो आप ई नॉट सेल कैसे निकालोगे? मैं ये कह रहा हूं, ई नॉट सेल कैसे निकालोगे? या तो आप बेटा क्या करो, पहले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लो, साइन चेंज कर दो, सिंपल, ठीक है? जो भी एसओपी की वैल्यू दे रखी है उसके साइन को अपोजिट कर दो, एसआरपी बन जाएगा। समझ गए मेरी बात सभी बच्चे? कोई भी मेटल का अगर आपको एसआरपी निकालना है और एसओपी में दे रखा है तो उसको कैसे करेंगे? बस साइन चेंज करना है। एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं, ठीक है? मैं आपको एक चीज और करके दिखा सकता हूं कि, लेकिन वो फिर कंफ्यूज हो गए आप लोग कि यहां पर अगर एसओपी का यूज करके नहीं, वो कई जगह बुक्स में दिया हुआ है, नहीं, आप एसआरपी का यूज करो। सिंपल स्टेप है, अगर एसओपी दे रखा है आपको, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, तो बेटा पहले उसको एसआरपी में कन्वर्ट कर लो, ठीक है? इस तरह का क्वेश्चन भी मैं आपको करा सकता हूं। देखो, जैसे मान लो यहां पर ये दिया है, क्वेश्चन में आपको कैसे देगा, एसओपी ऑफ कॉपर दे दिया -0.34, देखना ध्यान से, ये क्वेश्चन में गिवन है, और बेटा एसआरपी ऑफ जिंक गिवन है, ऐसे, मतलब कॉपर का आपको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है और जिंक का आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, और आपको ई नॉट सेल निकालना है। वैल्यू बेटा सेम ही आएगी, क्योंकि ये साइन चेंज हो जाएगा ना, वैल्यू सेम ही आएगी, देखना 1.1 वोल्ट ही आएगा। लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो गए, देखो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, है कि नहीं? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब कैथोड बेटा किस चीज की है? कॉपर की है, लेकिन कॉपर के लिए बेटा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं दे रखा है। प्रथमेश, कॉपर के लिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, तो पहले इसको बेटा क्या करोगे? एसआरपी में कन्वर्ट करोगे। क्या करोगे? एसआरपी में कन्वर्ट करोगे, तो साइन चेंज हो जाएगा, है ना, माइनस से प्लस हो जाएगा, तो क्या लिखोगे? 0.34। बोलो सही है? यहां तक ठीक है? क्योंकि एसओपी में आपको किस में कन्वर्ट कर दो? एसआरपी में कर दो, साइन चेंज करके। तो या तो यहां पर लिख सकते थे, या फिर डायरेक्टली ऐसे करके लिख दो, लो माइनस माइनस ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है? जैसा आप लोग समझो उस तरीके से किया है मैंने। यहां देखो, ये गिवन है, ये गिवन है, और जिंक के केस में क्या करेंगे? जिंक में पहले से ही एसआरपी दे रखा है, यस, जिंक में पहले से बेटा एसआरपी दे रखा है, तो बस क्या करना है आपको? ऐसे कैसे पुट कर देना है कि नहीं? बोलो। Yes, sir. 0.34 प्लस 0.76, आंसर नहीं आएगा, 1.1 वोल्ट। लेकिन बहुत सारे इस चीज को, कंसेप्ट को समझना बहुत मेन है कि अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो क्या करना है? सिंपली उसको बेटा एसआरपी में कन्वर्ट करेंगे, और एसआरपी में कन्वर्ट करने का मतलब है उसके साइन को चेंज करना, ठीक है? चलो, तो यहां तक तो बेटा रिडक्शन पोटेंशियल आपको समझाया मैंने। अब देखो, अब आप एक चीज समझो कि किसी इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल को हम मेजर कैसे करेंगे। अगर आपको सेल पोटेंशियल मेजर करना है तो वंशिता कैसे कर सकते हैं? अगर आपको बेटा सेल पोटेंशियल मेजर करना है तो कैसे निकालोगे? जैसे यहां पर एनोड है और कैथोड है, इसके बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो क्या यूज करते हैं हम? कोई डिवाइस यूज कर सकते हैं यश, इसके और इसके बीच में क्या यूज कर सकता हूं? वोल्टमीटर। Yes, sir. क्योंकि दो इलेक्ट्रोड है ना, दो इलेक्ट्रोड है, उनके बीच में आप एक वोल्टमीटर पैरेलल में लगा दो, ठीक है ना? वोल्टमीटर को कैसे लगाते हैं हमेशा? Parallel. अरे सो गए आधे भी तो सोच रहे हैं फिजिक्स का क्वेश्चन कैसे आ गया, ये व्हीट स्टोन ब्रिज हो रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। बेटा यही इसलिए बोलता हूं, ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं दर्शन। जिसको पोटेंशियल नहीं पता, जिसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे आएगा समझ में, है ना? तो पोटेंशियल जरूर पता होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है। चलो, तो ये बेटा मैं ये बताना चाह रहा हूं, अगर आपको सेल्फ पोटेंशियल को मेजर करना है तो हम कैसे मेजर कर सकते हैं? सिंपली एक वोल्टमीटर लगा सकते हैं।
दोनों के बीच में एक वोल्ट मीटर लगा देंगे और वोल्ट मीटर हमें बता देगा कि इन दोनों के बीच में कितना वोल्टेज है बेटा, 1.1 वोल्ट है। समझ गए बच्चों? लेकिन मुझे एक चीज बताओ, लेकिन अगर आपको ये पता करना है कि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, या कोई भी और मेटल की अगर आप इलेक्ट्रोड निकाल रख रहे हो, तो बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कैसे निकालोगे? हाउ डू वील कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड और एनी मेटल? जिस मेटल की हम इलेक्ट्रोड ले रहे हैं उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसी के लिए यूज करते हैं हम, बोलो क्या यूज करेंगे? EMF सीरीज। क्या चीज? क्या बोला आपने? रिपीट करो। SHG, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। याद करो, थोड़ा पास में जाओ, कुछ साल पहले आपने पढ़ा था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कुछ युगों पहले, साल भी मैंने गलत बोल दिया, कुछ युगों पहले आपने पढ़ा था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। किसी को याद आया? यस सर। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या करता है? इसी से तो मेजर करते हो इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को। और कैसे मेजर करते हैं वो भी मुझे पूरी कहानी सुनानी पड़ेगी। चलो तो पहले इतना समझ लो कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कहां यूज करते हैं? इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को मेजर करने के लिए। तो बेटा अब मुझे बताओ मानसी, हम सॉरी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को मेजर कर रहे हैं, तो बेटा हमारे पास दो चॉइस हैं, या तो किसी मेटल का हम रिडक्शन पोटेंशियल मेजर कर लें, या फिर किसी मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर कर लें। हम कौन सा मेजर करेंगे? IUPAC के अकॉर्डिंग हम क्या मेजर करेंगे? क्या चीज लेके चलेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल को Reduction. ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम मेजर नहीं करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल को मेजर करते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर किसी मेटल का आपको रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, उसको बेटा SHE के साथ रखना पड़ेगा यश, कैलकुलेट करने के लिए। बस मुझे एक चीज छोटी सी हिंट देना कि ये बता दो कि अगर उस मेटल का आपको रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो मेटल की इलेक्ट्रोड को कहां रखोगे? लेफ्ट पर रखोगे कि राइट को रखोगे? हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड को कहां रखोगे ये बताओ, SHE को कहां रखोगे? लेफ्ट पे। SHE को लेफ्ट पे रखेंगे। हाँ, SHE को लेफ्ट में रखेंगे। अरे लेफ्ट पर टोटल तो पता है ना, तो टोटल को एक तरफ रखेंगे, फिर हाइड्रोजन का भी पता है 0, फिर उसमें से मेटल का माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। मेटल का तो बेटा हमें निकालना है, मेटल का तो नहीं हमें सर, मतलब हाँ, सर जो टोटल है वो पता है अपने को कितना है, हाँ और हाइड्रोजन का भी पता है, हाँ, तो फिर उससे मेटल का निकल जाएगा। उससे मेटल का निकल जाएगा। ठीक है, टोटल का कैसे निकाल सकते हैं वो मैंने बताया ना, वोल्ट मीटर लगा दो। जैसे यहाँ पर, अच्छा अभी जो पहले वो बात कर रहा था कौन किसको कहां पर रखेंगे, समझना मेरी बात। अगर बेटा मेटल को आप लेफ्ट साइड पर रखते हो, अगर मेटल को लेफ्ट साइड पर रखते हो और इसको रखते हो यहाँ पर SHE को, ठीक है, ये SHE हो गया आपका, और मेटल को यहाँ पर रखते हो। ठीक है, अब क्या होगा, इनके बीच में एक आपने लगा दिया मान लो गैल्वेनोमीटर चेक करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर वोल्ट मीटर भी लगा दी, बैटरी भी लगा दी। ठीक है, बैटरी नहीं है एक्चुअल में, वोल्ट मीटर रखो इसको। ठीक है, अब बेटा हम क्या करेंगे, देखो हमेशा SHE को राइट साइड पर रखेंगे। रुको एक बार, लेफ्ट पर मेरे को ही कंफ्यूज कर दिया आपने। लेफ्ट पर तो इसी को रखते हैं हम, ठीक है। सर राइट पे रहेगी ना? राइट पर मेटल रहेगा। नहीं, वो SHE SHE राइट साइड पर है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, मेरे को कंफ्यूज कर रहे हो। SHE को राइट साइड पर रखेंगे, और जो मेटल बेटा हम निकालने वाले हैं जिसका, जैसे मान लो अगर आपको जिंक का निकालना है, ठीक है, अगर आपको जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो बेटा जिंक को आप क्या बनाओगे, एनोड बनाओगे और इसको कैथोड बनाओगे। ठीक है, ये था इस तरीके से। अब ऐसा क्यों है ये चीज भी समझने की कोशिश करो। मैंने कहा बेटा हम एक्चुअल में मेटल का क्या निकाल रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे हैं। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे हैं दोनों का, तो कैसे निकालेंगे। अब SHE और इसको देखो, वैसे बेटा SHE के साथ प्रॉब्लम क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है
वैसे देखें यश, तो ये खुद बेटा एक सेल है, ये खुद एक सेल है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, क्योंकि मैंने बताया ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक ही साथ हो रहे हैं, बराबर की चीजें हैं, तो इसी वजह से ओवरऑल रिएक्शन तो जीरो ही हो जाता है। लेकिन इसका मतलब बेटा ये नहीं कि रिएक्शन हो नहीं रही है, रिएक्शन हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस उसका जीरो है, लेकिन ऐसा हो रहा है, देखो जैसे कैसे कंडीशन बन रही है, H2 H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है और H पॉजिटिव वापस हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है, इस तरह का रिएक्शन पॉसिबल हो रहा है। तो इसको अगर बेटा हम किसी और मेटल के इलेक्ट्रोड के साथ लगाएं तो क्या रिएक्शन होगा, देखें यहां पर बेटा कैसे प्रोसेस चलेगी, ये आपने यहां पर देखो ध्यान से, जिंक किस में कन्वर्ट होगा यहां पर, अगर आपने इसको एनोड को रखा है जिंक में, तो Zn2 क्या हुआ, हाँ Zn2 प्लस Zn2 में कन्वर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये यहां पर स्टार्ट हो जाएगा, ये भी सेल काम करने लगेगा। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं जैसे कोई सेल काम करता है नॉर्मल बेटा, वैसे ये सेल काम करेगा प्राची, ठीक है। लेकिन अगर अपने को इसका ई सेल निकालना है, अगर यहां पर अपने को ई नॉट सेल निकालना है, ई नॉट सेल की वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये था। फिर बेटा यहां पर आपको देखना है यहां पर कि ये वैल्यू तो क्या है, मान लीजिए इस वैल्यू को बेटा हम क्या कर रहे हैं, वोल्ट मीटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, मतलब एक्सपेरिमेंटली, सॉरी मेजर करेंगे, कैलकुलेट कर रहा हूं, मेजर करेंगे, तो इसकी वैल्यू बेटा मान लो अपनी आ रही है 0.76 वोल्ट। और कैथोड किस चीज की है, कैथोड किस चीज की है, एसएचजी की। तो एसएचजी के लिए कितना पोटेंशियल है, एसआरपी की वैल्यू कितनी है, 0, इसका तो जीरो है, सबको पता है इसका पोटेंशियल जीरो ही होना है। और ई एनोड बेटा, ई एनोड का मतलब क्या है एक्चुअल में, ई नॉट Zn2 प्लस Zn, ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे लिखेंगे ना रिडक्शन पोटेंशियल को। तो हम बेटा क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर जिंक का निकाल लेंगे, ठीक है, ई Zn2 प्लस Zn, ठीक है, इजिकल टू कितना हो जाएगा, अगर बेटा इसको आप देखोगे तो यहाँ माइनस है, -7 हाँ माइनस 0.76 वोल्ट। तो बेटा इस तरीके से क्या हर एक मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला जा सकता है दर्शन, हर एक मेटल का निकाल सकते हो। जिस भी मेटल का मेजर करना है उसको लेफ्ट साइड पर रख दो, कॉपर, जिंक, आयरन, लेड सबका निकाल लोगे, और उसको निकाल के बेटा फिर हम क्या बनाते हैं, एक पूरी सीरीज बनाते हैं, जिस सीरीज का नाम क्या होता है, बोलो, स्टैंडर्ड रिडक्शन सीरीज, पोटेंशियल वो भी बोलते हैं, और एक और नाम भी है उसका, 2 नाम है बल्कि, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हाँ बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज उसी को बोलते हैं, और कभी कभी उसी को क्या बोलते हैं, कभी कभी उसी को ईएमएफ सीरीज भी बोलते हैं, ईएमएफ बेटा ईएमएफ सीरीज बोलते हैं, क्योंकि देखो ईएमएफ सीरीज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, सेल पोटेंशियल की बेटा मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो टेबल में लिखी हुई है ये मैक्सिमम वैल्यू है। जैसे जिंक के लिए अगर -0.76 वोल्ट है, तो इसको आप ये भी बोल सकते हो बेटा, इट इज आल्सो द ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है बच्चों, समझ गए मेरी बात? अगर इतना आपको समझ में आया है, एक बार इसके बारे में और चीजें पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज देखेंगे। बोलो क्लियर हुआ बेटा सबको, क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? कुछ बच्चों को मैं फिर बता देता हूं बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर हम कौन सा पोटेंशियल यूज कर रहे हैं, हम एक्चुअल में अभी क्या कैलकुलेट कर रहे हैं किसी भी मेटल का, दर्शन जो अभी मैंने कैलकुलेट करके दिखाया आपको, वो क्या है बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, लेकिन उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलूं या रिडक्शन पोटेंशियल बोलूं? रिडक्शन। हाँ बच्चों, बस इतना दिमाग में रखो, इतना दिमाग में रखो, भूल मत जाना, तुम लोग बहुत जल्दी भूलते हो, ठीक है, रिवीजन करते नहीं हो इसलिए दिक्कत आती है। चलो तो ये हो गया हमारा बेटा। हाँ, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या जिसको बोलते हैं ईएमएफ सीरीज भी बोलते हैं इसको, ठीक है, या फिर बेटा इसको ये भी बोल सकते हैं एसआरपी टेबल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल टेबल है ना, क्योंकि इसमें हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज को देख सकते हैं।
तो इस सीरीज के अंदर बेटा आपको क्या क्या नजर आएगा? सारे मेटल्स नजर आएंगे। ये मेरे को बोर्ड मैंने सीधा तो रखा हुआ, दिख रहा है सबको? तो बेटा अब यहाँ पर देखो, अगर इस टेबल की अगर हम खासियत को देखें तो यहाँ पर आपको बेटा बहुत सारे एलिमेंट्स मिलेंगे, सारे एलिमेंट लगभग उसके अंदर होते हैं। सेंटर में अगर देखोगे तो बीच में कौन सा एलिमेंट होगा? यहाँ पर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होगा। अच्छा, इस रिएक्शन को देख रहे हो बच्चों? इससे भी आपको पता चलता है रिडक्शन की बात हो रही है। देखो H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन 1/2s2 है कि नहीं? ये देखो 0.0 हो रही, और बिल्कुल लास्ट में बेटा लिथियम होगा Li2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, Li में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसका पोटेंशियल कितना होता है? -3.05। ठीक है, 3.05 वोल्ट। और बेटा सबसे ऊपर है फ्लोरीन F2, 2F नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन 1/F2। ठीक है, यस इसका पोटेंशियल कितना होगा? +3.7, कितना है? 2.87। 2.87। देख लो, मुझे खुद वैल्यू याद नहीं रहती क्योंकि मैं नंबरों को भूल जाता हूँ, मैं नंबरों को ध्यान नहीं रखता, मैं क्वालिटी ज्यादा ध्यान रखता हूँ। इसीलिए आप लोगों को भी बोलता हूँ, एक बार को अगर आप नंबर्स भी भूल जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये मत भूलना कि लिथियम का सबसे नेगेटिव वैल्यू है, ई नेगेटिव की वैल्यू सबसे नेगेटिव होती है और F2 की सबसे पॉजिटिव होती है। ठीक है, और हाइड्रोजन की 0 होती है। अब बेटा ये सीरीज बहुत काम की चीज बताई थी आपको, हर जगह इस सीरीज का इस चैप्टर के अंदर यूज है और उस पर क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा बनते हैं। तो एक एक करके बेटा देखते हैं क्या क्या इनके यूजेज हैं। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं, फर्स्ट यूज से करेंगे बेटा। फर्स्ट यूज का क्या होगा? टू कैलकुलेट द रिड्यूसिंग पावर और ऑक्सीडाइजिंग पावर। अगर आपसे कोई पूछे सीरीज में लगाने के लिए, बोले कि कैलकुलेट द रिड्यूसिंग पावर बताओ या ऑक्सीडाइजिंग पावर बताओ, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, जैसे जैसे बेटा नीचे की तरफ जा रहे हैं, दो मैंने कहा था ना, दोनों एलिमेंट्स को कुछ हमने बोलते हैं। अगर रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को देखोगे तो बेटा लिथियम मेटल की प्रॉपर्टी क्या है? यहां पर इस वैल्यू का नेगेटिव होने का मतलब समझो, जैसे अगर बेटा किसी एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है वंशिता, तो आप क्या बोल सकते हो? अब जैसे मान लो अगर मैं ये कहूं कि जैसे मान लो यहाँ नेगेटिव वैल्यू, मेरे को एग्जांपल नहीं मिल रहा, रुको। तो जैसे नेगेटिव मतलब है कि जैसे अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम है, मतलब कि ठीक है। तो यानी बेटा इसके एक चीज ये बोल सकते हैं कि यानी ये रिड्यूस होने में असमर्थ है, रिड्यूस होने में असमर्थ है, तभी तो इसकी वैल्यू नेगेटिव है, बहुत कम है, नहीं होना चाहता रिड्यूस। ठीक है, रिड्यूस नहीं होना चाहता, ऑक्सीडाइज होना चाहता है, ऑक्सीडाइज होना चाहता है, रिड्यूस नहीं होगा। यानी रिड्यूस ना होने का मतलब है बेटा इलेक्ट्रॉन ना लेना। और मेटल की, किसी भी मेटल की सबसे बड़ी मेन प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। किसी भी मेटल की सबसे, जो आप अगर पूछोगे कि सबसे अच्छा मेटल कौन सा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जो मेटल बेटा इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से डोनेट करता है उसी को बोलते हैं मेटल, उसके अंदर मेटेलिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दोगे तो लिथियम बेटा बेस्ट मेटल है, यानी वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन को गेन तो हरगिज नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए बेटा ये क्या बनेगा, इसको अगर बोलेंगे आप एजेंट की बात करोगे, तो जो आसानी से खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरे को बेटा वो क्या करेगा? दर्शन, जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, मैंने बताया ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंपैरेटिव चीज है, जैसे पैसे का सिस्टम होता है वैसे ही, या एनर्जी का सिस्टम होता है। अगर कंपैरेटिव का मतलब ये है कि अगर मैं ये कहूं कि मैं ऑक्सीडाइज हो रहा हूं, तो मैं दूसरे को रिड्यूस कर दूंगा, है ना, है कि नहीं? तो वैसे ही होगा। तो बेटा लिथियम के साथ ये है कि लिथियम जो है वो है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। और जो बेटा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होगी? सुनना ध्यान से, रिड्यूसिंग पावर मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम रिड्यूसिंग पावर, है कि नहीं? मैक्सिमम
रिड्यूसिंग पावर, बोलो सही कह रहा हूं? बस इतना याद कर लो, मैक्सिमम रिड्यूसिंग पावर है इसलिए तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो ऊपर से बेटा अगर शुरू करेंगे, यहां से फ्लोरीन से शुरू करोगे तो फ्लोरीन के साथ क्या है? फ्लोरीन बेटा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मैंने बताया था फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उससे आप इलेक्ट्रॉन लेने तो भूल जाओ, आपको इलेक्ट्रॉन उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्लोराइड आयन क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और F2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैंने रिएक्शन कुछ गलत तो नहीं लिखा? ठीक है चलो ठीक है, तो इसीलिए बेटा इसका रिडक्शन पोटेंशियल इतना पॉजिटिव है। प्लस वैल्यू का मतलब समझ रहे हो कि आप उसको आसानी से रिड्यूस कर सकते हो, पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, तो जो बेटा जो आसानी से रिड्यूस हो रहा है, बहुत आसानी से रिड्यूस हो रहा है, वो दूसरे को बहुत आसानी से क्या करेगा? अपोजिट ऑक्सीडाइज करेगा, मेटल से इलेक्ट्रॉन ले लेगा आसानी से, किसी से भी लाओ मुझे इलेक्ट्रॉन दो ले लेगा। ठीक है, और जब वो इलेक्ट्रॉन को लेगा तो वो एक्चुअल में क्या कर रहा है? दूसरे को क्या कर रहा है बेटा? जिस सब्सटेंस के साथ वो रिएक्शन कर रहा है उसको क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है। इसीलिए ये बोलते हैं इसको बेटा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है ये? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बच्चों ये बात बेटा याद कर लो, मैं बार बार इसीलिए बच्चों को बोलता हूं कि लिथियम में याद कर लो कि लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और फ्लोरीन के बारे में याद कर लो कि फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, आगे समझ में आया? ठीक है, अब देखो यहां पर अगर हम नीचे ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो रिड्यूसिंग पावर क्या हो रही है? बोलो, यहां से यहां तक रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज करती है। इंक्रीज, ऊपर वाला तो रिड्यूस कर ही नहीं सकता, फ्लोरीन तो बिल्कुल रिड्यूस ही नहीं कर सकता, ये तो ऑक्सीडाइज कर सकता है। ठीक है ना, तो जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या दिखेगा बेटा? अपने को रिड्यूसिंग पावर बढ़ जाएगी। अब आप क्या कर रहे हैं? जैसे मान लो कोई भी एलिमेंट्स का ऑर्डर है, देखो आपको ये काम तो करना पड़ेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बेटा ऑर्डर याद करना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट ऊपर है, कौन सा एलिमेंट नीचे है। बेशक आप वैल्यू याद मत करो, लेकिन बेटा ऑर्डर याद कर लो। ठीक है, जैसे रिएक्टिविटी सीरीज होती थी ना, उसी तरह का ऑर्डर रहता है कई बार, बिल्कुल सेम ही रिएक्टिविटी सीरीज का ऑर्डर इसी तरीके से चलता है। नीचे वाला सबसे कम रिएक्टिव है, सॉरी नीचे वाले सबसे ज्यादा, उस हिसाब से जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो अगर आपको बेटा क्वेश्चन में अगर पूछता है कि अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर, तो कर सकते हो। रिड्यूसिंग पावर के लिए नीचे वाला देखना है आपको, जितना ज्यादा नीचे होगा बेटा उसकी रिड्यूसिंग पावर यश उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक है, ऐसे लेके चलना, जितना ज्यादा नीचे की तरफ है। या फिर आपको थोड़ा और डिफिकल्ट करेगा क्वेश्चन, आपको बताएगा ही नहीं कि क्या एलिमेंट क्या है, वो बोलेगा ई नेगेटिव की वैल्यू दे देगा आपको, यानी एसआरपी की वैल्यू दे देगा बेटा, वो आपको एसआरपी की वैल्यूज दे देगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे देगा, जैसे -2.3, -1.5, -0.5 ऐसे करके, और फिर पूछेगा कि आप बताओ कौन सा रिड्यूसिंग सबसे ज्यादा है। तो जितना ज्यादा बेटा नेगेटिव वैल्यू होती है, एसआरपी की वैल्यू जितनी कम होती है या जितनी ज्यादा नेगेटिव होती है, जो चीज आपको दिमाग में समझ में आए वो पकड़ लो, सबसे कम जिसकी होती है या सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होती है, ठीक है, सबसे ज्यादा नेगेटिव का मतलब वही हो गया स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, तो जितनी ज्यादा स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी बेटा उतना ही अच्छा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। बोलो ठीक है, आगे सबको समझ में ये लगा सकते हैं ऑर्डर में। ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग पावर बेटा ठीक अपोजिट चलेगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सीडाइजिंग पावर किधर की तरफ बढ़ेगी, तो क्या करोगे? इस एरो का साइन चेंज कर दोगे, यहां से यहां की तरफ, ये देखो, तो क्या लिखोगे यहां पर? ये किसका ऑर्डर आएगा बेटा? ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेज, ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेज, है ना? ठीक है बेटा, बताओ सही है? ऑक्सीडाइजिंग पावर ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी क्योंकि ऊपर मैक्सिमम है। ठीक है, इसी तरीके से बेटा आप रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर को निकाल सकते हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट बेटा है रिएक्टिविटी की बात करो। अगला बताओ मुझे रिएक्टिविटी कैसे निकालेंगे। अगर हमें रिएक्टिविटी निकालनी है, इस सीरीज का यूज करना है रिएक्टिविटी को निकालने के लिए, तो कैसे करेंगे?
क्या देखेंगे, जितना ज्यादा बेटा इसकी SRP की वैल्यू जितनी कम है, एलिमेंट उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा या नहीं। मेटल के अंदर बेटा रिएक्टिविटी को हम कैसे देखते हैं, देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं आपसे कहूं कि जिंक को देखो आयरन से, आयरन जिंक और लिथियम सोडियम 4 एलिमेंट्स ले लिए हमने, 4 मेटल्स ले लिए। अब आप देखोगे बेटा लिथियम की सबसे ज्यादा वैल्यू है, मतलब लिथियम की वैल्यू सबसे कम है नीचे की तरफ, सबसे ज्यादा नेगेटिव है, -3.05 है। ठीक है, तो बेटा लिथियम मेटल कैसा है, सुनना ध्यान से, कि जैसे कोई भी मेटल इसके पास या कोई भी नॉन मेटल जाएगा तो तुरंत बेटा उसको अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और तुरंत उससे रिएक्शन करने की कोशिश करेगा, है कि नहीं, उसको इलेक्ट्रॉन देके अपने, और ये अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। तो रिएक्टिविटी की बात समझ रहे हो आप, मेरी बात क्या है, जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मेटल्स की बात करें तो जितनी आसानी से पॉज हो रही है बार बार वीडियो, चलो ठीक है बेटा, मेरी बात समझ में आई आपको, यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव सबसे नीचे वाला एलिमेंट है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे नीचे बैठा हुआ है, लिथियम, फिर सोडियम, फिर उसके बाद आयरन आएगा, और आयरन से ऊपर फिर जिंक है, फिर जिंक के ऊपर आयरन है। ठीक है, तो आयरन इन सब में सबसे कम रिएक्टिव हुआ। मतलब आप क्या करो, बस जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है बेटा, उसमें आप ये देख लो कि सबसे कम वैल्यू किसकी है, सबसे कम जिसकी है वो आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, अगर आपको ये सीरीज याद हो जाएगी तो आप सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो, रिएक्टिविटी भी बता सकते हो। आगे सबको समझ में, लेस द वैल्यू ऑफ SRP, जितनी ज्यादा बेटा SRP की वैल्यू कम होगी उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, एंड ग्रेटर इज द रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी किधर ज्यादा है, यहां पर लिख लो रिएक्टिविटी, इसी के अंदर लिख देता हूं, ये भी इसी के अंदर यहां पर लिखता हूं, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। ठीक है बेटा, मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या होगी, मेटल की रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी नीचे की तरफ। चलो, इसके बाद बेटा और कहां यूज करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, जैसे मैं बता रहा था E0 सेल निकालना है, अगर आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है तो उसके लिए भी बेटा कहां से वैल्यू मिलेंगी आपको, इसी सीरीज की मदद लोगे। मान लो जिंक की इलेक्ट्रोड ली है, कॉपर की इलेक्ट्रोड्स ली हैं, तो उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कहां से निकालोगे, सेल पोटेंशियल डिफरेंस, इन वैल्यूज का यूज करके टेबल के अंदर से, है कि नहीं। ये थर्ड एप्लीकेशन हो गया, ये बेटा थर्ड एप्लीकेशन हो गया इसका, टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और EMF ऑफ एनी गैल्वेनिक सेल। ठीक है सर, कुलजीत, आ रहा है कुछ समझ में, दीपेश आ गया बेटा समझ में। ठीक है, तीन एप्लीकेशंस डिस्कस कर लिए हमने। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात थी कि कैसे अगर हमें पता करना है कि कौन से मेटल बेटा हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे और कौन से नहीं करेंगे, तो कैसे रिएक्शन का पता करेंगे बेटा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने का मतलब क्या है। देखो याद करो, आपने मेटल्स की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि मेटल्स बेटा जब भी एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। जब भी मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ, तो बेटा हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ठीक है, क्या हुआ, सारे सुस्त हो गए, मतलब 3 बजे आते आते तो ऐसा लग रहा है कि, वंशिता समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, क्या मेटल एसिड्स के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। लेकिन बेटा वहां पर एक चीज आपने पढ़ी थी, कुछ मेटल्स जो है हाइड्रोजन के HCl के साथ, मतलब किसी एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं और हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते हैं। वो कौन कौन से मेटल्स हैं, अगर आपको पता लगाना है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि कौन कौन से मेटल्स हैं, तो एक तरीका तो होता है याद करने का, रट्टा मारने का, जो अब तक किया है, और एक तरीका होता है समझने का, जो अब मैं बता दूंगा। ठीक है, पढ़ा चुका हूं लेकिन फिर दोबारा बताना है, क्योंकि आप लोगों को एक बार में तो समझ में आता नहीं है, कई बार रिवाइज कराऊंगा तो बार बार याद होगा, फिर 10 बार कम से कम 20 बार, जब पूरे एक साल में कम से कम 20 बार एक चैप्टर रिवाइज होगा ना,
तब आप लोग 5 नंबर पक्के करके आओगे अपने। 5 नंबर तो पक्के हैं मेरे। दीपेश तब भी पक्के हो जाएंगे? पता नहीं है, अभी कुछ कह नहीं सकते। कांट से नहीं कह सकते। तो हाइड्रोजन के लिए बेटा कैसे देखेंगे? देखो उसका क्या तरीका है मैं आपको बताता हूं। आप मेरी बात सुनो। जो बेटा HCl के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, एक्चुअल में वो क्या करेंगे? रिएक्शन क्या होगा? जैसे मान लो M मेटल है, अगर ये HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो बेटा क्या बनेगा? देखना, M पॉजिटिव बनेगा, प्लस यहां पर क्या होगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, मेटल का M बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी, इस तरीके से चलेगा। अगर इसमें हम देखें HCl में से H पॉजिटिव रिएक्शन, ये देखो बेसिकली ये करने वाले हैं। किसी मेटल को H पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बेटा हमारा मेटल तो बन जाएगा M पॉजिटिव और हाइड्रोजन बन जाएगा H पॉजिटिव बन जाएगा हाइड्रोजन में। अगर इसको थोड़ा और तोड़ने की कोशिश करें रिएक्शन को, तो यस देखो बेटा ऑक्सीडेशन कैसे होगा? मेटल का बेटा बेसिकली क्या हो रहा है? मेटल में से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, देखो जरा, यस और नो? यहां से तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, M पॉजिटिव में बन गया, कीटायन बन गया। जबकि हाइड्रोजन में H पॉजिटिव आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और क्या बन रहा है? H2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है। अभी तो मैंने कोई जोक भी नहीं सुनाया, हंस रहे बेवजह। क्या हो गया? ऐसी क्या हंसी आ रही है, पता नहीं इनको क्या हो गया है, क्या होगा इस देश का? क्या हुआ बताओ? मेटल बेटा M पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया और H पॉजिटिव आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। अब आप कैसे पता लगाओगे बेटा? क्या तरीका है हमें पता लगाने का जिससे अपने को पता चल जाए कि हाइड्रोजन के साथ HCl के साथ कौन रिएक्शन करेगा और कौन नहीं? सिंपल, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, सुनो ध्यान से, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन के रिडक्शन पोटेंशियल से कम है वो सारे मेटल बेटा HCl के साथ रिएक्शन कर पाएंगे, यानी HCl में से H पॉजिटिव को रिड्यूस कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉन देने वाले। यहां पर यही तो कर रहे हैं, H पॉजिटिव को क्या देना है आपको? इलेक्ट्रॉन देना है। कौन दे सकते हैं? जो नीचे की तरफ एलिमेंट है वो बेटा ज्यादा आसानी से दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सबसे आसानी तो लिथियम देगा, बांट रहा है पैसे। ये तो अंबानी था ना नीचे वाला, ये बांट रहा है। ये सोडियम भी ऐसे ही है, ये थोड़ा छोटा है, मतलब कि टाटा हो गया इस तरीके से, फिर और इस तरीके से, फिर ये सबसे ऊपर आते आते जैसे देखोगे तो यहाँ पर जिंक भी है, ठीक है, यहाँ पर सोडियम भी है, कैल्शियम भी है, इस तरह के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो जो एलिमेंट बेटा सिंपली सुनो, जो एलिमेंट इस हाइड्रोजन के नीचे के हैं सिर्फ वही बेटा HCl में से हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर सकते हैं। ये बात सबको सिंपल समझ में आ गई? इसको याद ही कर लेना तुम लोग, क्या समझाऊं मैं तुम्हें। ठीक है, समझने का बहुत तरीका है। जैसे जो ज्यादा रिएक्टिव है, वही बोल चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन जो आसानी से डोनेट कर रहा है, हाइड्रोजन को रिड्यूस करने के लिए जो कैपेबिलिटी क्या है, किसी चीज को रिड्यूस करने का मतलब क्या है? अगर हम हाइड्रोजन को रिड्यूस करना चाहते हैं H पॉजिटिव आयन को, तो हमें इलेक्ट्रॉन देने होंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन दे देगा वो रिड्यूस कर देगा, तो यानी वो हाइड्रोजन गैस बना देगा। जो नहीं करेगा बेटा, इससे ऊपर के जो एलिमेंट है, देखो कौन कौन नहीं करते हैं, इस पर भी प्रकाश डालता हूं, कौन कौन नहीं करेंगे। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 प्लस है। मानसी क्या है? 0.34 प्लस वाला क्या करेगा? ऊपर की तरफ है, नहीं करेगा कॉपर। और कौन कौन नहीं करेगा बताओ जरा? सिल्वर नहीं करेगा, डिस्प्लेस नहीं करता सिल्वर। गोल्ड नहीं करेगा, आयरन भी नहीं करेगा, आयरन भी नहीं करता। हाँ, आयरन भी नहीं करता। ठीक है, ये भी प्लस है। तो देखो इस तरीके से आप बता सकते हो कि कौन से एलिमेंट जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं H पॉजिटिव आयंस को। जो रिड्यूस कर सकते हैं बेटा वो डिस्प्लेस भी कर देंगे, वो हाइड्रोजन गैस को फॉर्म कर देंगे। ठीक है बेटा, सबको समझ में आ गई मेरी बात? मेटल्स बिलो हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन के नीचे है, हैविंग लेस वैल्यू ऑफ SRP, जिसकी SRP की वैल्यू हाइड्रोजन से कम है, ठीक है, will be able to reduce H positive ions
और दे विल बी एबल टू लिबरेट H2 गैस, ठीक है, फ्रॉम एसिड्स। एसिड्स के साथ जब भी रिएक्शन करेंगे तो तभी वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये चौथा एप्लीकेशन था, ठीक है बेटा। इसी तरीके के 2 पॉइंट्स और दिए हुए हैं इसमें। एक है स्पॉन्टेनिटी निकालने के लिए। स्पॉन्टेनिटी तो आपको बताया था, डेल्टा आरजी जो फॉर्मूला होता है माइनस NF E नॉट सेल, है ना। तो अगर E नॉट सेल की वैल्यू आपको पता चलती है, अच्छा वो फिजिबल रिएक्शन के लिए मैंने बताया था बेटा, E नॉट सेल की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, अगर किसी रिएक्शन को फिजिबल होना है तो E नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी जिसको बोलते हैं। हाँ, डेल्टा जी की वैल्यू बेटा ऐसे समझ लो कि केमिस्ट्री में जब तक आप केमिस्ट्री जिंदा है, जब तक तुम्हारे दिमाग में, तब तक डेल्टा आरजी की वैल्यू नेगेटिव होगी, तभी कोई प्रोसेस केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन होगा। डेल्टा आरजी नेगेटिव होना चाहिए। अब तुम लोगों को समझाने का टाइम नहीं रहा, अब तुम्हें याद कराने का टाइम शुरू हो गया है। डेल्टा आरजी की वैल्यू नेगेटिव रखनी है, ठीक है। और जब बेटा डेल्टा आरजी नेगेटिव रखोगे तो ऑटोमेटिक ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आएगी, यश, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो यहां तक आप लोग कर लेना। एक पॉइंट लास्ट रह गया कि मिनिमम वोल्टेज कितना होता है। अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो मिनिमम वोल्टेज कितना चाहिए होता है, जो हमारा ई नॉट सेल आता है, जो हमारा ई नॉट सेल की वैल्यू आती है वही होती है मिनिमम वैल्यू इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए। अब रह गया क्या क्या रिवीजन में, नर्नेस्ट इक्वेशन रह गई और केसी और उसके बीच में रिलेशन रह गए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशन जो था, ठीक है। वो सब आप लोग पढ़ लेना, एक बार रिवाइज कर लेना। कल फिर रिवाइज थोड़ा सा उसका आगे कराऊंगा, ठीक है। इस चैप्टर को पूरी तरह से कल रिवाइज करके परसों टेस्ट लेते हैं, थर्सडे या फ्राइडे को टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो आप लोग बेटा जिन बच्चों ने नोट सबमिट नहीं करे टीम्स ऐप के ऊपर, बेटा जल्दी से कर दो पार्ट 5 के नोट्स। आपकी कृपा हो, भगवान आपका भला करे, जल्दी से जल्दी कंप्लीट करे, ठीक है।